प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पिछले वादे के अनुसार आपको पढ़ाने जा रहा हूं एटॉमिक मॉडल के बारे में। जब बात हुई एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एक एटम कैसा होता है, परमाणु कैसा होता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन जब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं, क्या एटम अंडे की तरह होता है, क्या एटम रोटी की तरह चिपटा होता है, मतलब कैसा होता है एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखने से लगता है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उसमें प्रोटॉन कहाँ होते हैं। यानी जब सवाल उठता है कि एटम कैसा है तो बात आता है एटम के मॉडल का। मैं आपको बताऊं एटम के मॉडल के बारे में जे थॉमसन ने 1904 ईस्वी में यह बताया था कि एटम एक तरबूजे की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरह से अरेंज हैं कि वो पूरा एटम न्यूट्रल हो जाता है। जिस तरह से तरबूजे में बीज फैला हुआ होता है उसी तरह एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फैला हुआ होता है। It means that in 1904 Mr. J.J. Thomson was proposed that an atom is just like a watermelon. As the seed spreaded all around in a watermelon, the electrons spreaded all around the atom. As a result, the atom become neutral. ये 1904 ईस्वी में रदरफोर्ड ने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। लेकिन इस थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। उन्होंने अपने एजम्पशंस के आधार पर इस थ्योरी को दिया था, इसलिए ये थ्योरी बहुत दिन तक नहीं चला और बहुत जल्दी 1911 ईस्वी में डिसकंटिन्यू कर दिया गया मिस्टर रदरफोर्ड के बारे में। क्योंकि जिस बात का प्रूफ नहीं है वो कितने दिन तक टिकेगा। हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग टेक्निकली किसी बात को सोचते हैं, तो अगर किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है तो हम लोग के दिमाग में घुसता नहीं है जल्दी। तो ठीक है, जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था तब तक जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल चला। लेकिन जैसे ही रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया एटम के बारे में तो फिर जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो था वो डिसकंटिन्यू हो गया। यानी एटम के मॉडल के बारे में एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन ने भी दिया था और मिस्टर रदरफोर्ड ने भी दिया था। 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने बताया कि एटम एक तरबूजे की तरह होता है जिसमें बीज पूरे में इस तरह से जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे में इस तरह से फैला होता है जैसे तरबूजे में बीज, और इलेक्ट्रॉन अरेंज होकर के पूरे एटम को न्यूट्रल कर देता है। इट मीन्स दैट इन 1904 मिस्टर जे थॉमसन वाज proposed that an atom is just like a watermelon. As the seed of watermelon spreaded all around, the electrons inside atom spreaded all around to become atom neutral. कि एटम को न्यूट्रल कर देता है। लेकिन यह थ्योरी बहुत दिन तक नहीं चला और 1911 में मिस्टर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली इसको डिसकंटिन्यू करवा दिया और आया बारी मिस्टर रदरफोर्ड का। यानी अब बारी था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का। अब आप समझिए 1911 में मिस्टर रदरफोर्ड ने अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया ऑन वेरी थिक फॉइल ऑफ गोल्ड, प्लैटिनम, इस तरह के मेटल के फॉइल्स पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराया। कई एक्सपेरिमेंट्स किए। हो सकता है कि आप लोग के बुक्स में केवल गोल्ड फॉइल के बारे में लिखा होगा, लेकिन आप जब डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे तो और प्लैटिनम वगैरह के बारे में भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है या मिलेगा ही।
जैसे अगर ओपी टंडन का बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा लिखा हुआ, मैं किसी बुक को रेफर नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंट बुक में आपको और भी एलिमेंट्स के बारे में मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक ही एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने थ्योरी दिया, रदरफोर्ड ने अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग कराया, प्लैटिनम फॉयल पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग कराया, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कि लगभग जितने अल्फा रेज थे ना वो सीधे स्ट्रेट चले गए, इनमें कोई भी विचलन नहीं हुआ, वो एकदम सीधे निकल गए। मतलब वो बिल्कुल भी अपने पथ से विचलित नहीं हुए और सीधे आगे की ओर बढ़ते बढ़ते चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा रेज जो सेंटर के नजदीक से जा रहे थे वो छोटे से एंगल से, स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट करते, अपने पथ से विचलित हो गए। और कोई एक 20,000 अल्फा रेज में कोई एक जो एकदम सेंटर के सामने जा रहा था वो गया, टकराया और लौट गया, या 90 डिग्री से बड़े एंगल से 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर गया। मोस्ट प्रोबेबली वो अपने पथ पर ही लौट गया। इस बात को उन्होंने ऑब्जर्व किया, इसको उन्होंने देखा, और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने थ्योरी दिया। आप ये समझिए कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं ना, अल्फा जो रेज होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और अगर न्यूक्लियर केमिस्ट्री आप नहीं पढ़े हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अल्फा, बीटा, गामा ये सब क्या होते हैं। तत्काल यहां पे चूंकि हम लोग अल्फा रे की बात कर रहे हैं, आपको बता दूं अल्फा रे इज He++, यानी अल्फा रे पर कैसा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रेज। अब आप ही सोचिए, ये सोचने की बात है, समझने की बात है, कोई पार्टिकल जो प्लस चार्ज है, ये अल्फा रे पे कैसा चार्ज था, प्लस, और प्लस को कौन धक्का मार सकता है, कौन रिफ्लेक्ट कर सकता है, कौन रिपल्सन कर सकता है, जो सेम चार्ज का हो। इससे ये पता चला कि जितना भी प्रोटॉन है ना वो कहां है, सेंटर पर है। अगर प्रोटॉन यहां होता, लेट अस कंसीडर, अगर प्रोटॉन यहां होता तो इस वाले रे को भी रिफ्लेक्ट करता, वो अपने जगह से हिल जाता, लेकिन यहां वाला रे तो नहीं घूमा, वो तो स्ट्रेट निकल गया। इसका मतलब प्रोटॉन, एटम का प्रोटॉन यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं। इसका मतलब प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन हैं वो कहां हैं, यहां पर। चूंकि प्लस को प्लस ही रिपल्स कर सकता था, और जैसे जैसे सेंटर के नजदीक जा रहे थे रिपल्सन जो था वो बढ़ता जा रहा था। इससे ये पता चला कि न्यूक्लियस का जितना प्रोटॉन है ना वो सब सेंटर में है। एक बात और आप समझिए कि कोई पार्टिकल या कोई सब्सटेंस किसी चीज से टकरा करके अपने रास्ते को बदल देगा। कब, समझ लीजिए, कोई पार्टिकल मान लो कि ये कमरा है, लेट अस कंसीडर, समझने के लिए बता रहे हैं, और इस कमरे में आप एक बड़ा सा पत्थर डालें और यहां पर कागज लटकाए हुए हैं, कागज, और ये पत्थर फेंके, तो क्या ये पत्थर इस दीवार तक चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि कागज तो मासलेस है, कागज तो बहुत हल्का है, इस कागज को धक्का मारते हुए दीवार पे जाके टकरा जाएगा। लेकिन अगर इसी कमरे में हम लोग लोहा, एल्यूमिनियम, भिन्न डिफरेंट मेटल के रॉड डाल दिए और ढेला फेंके, यानी पत्थर को फेंके, तो ये पत्थर किसी न किसी से टकरा करके नीचे गिर ही जाना है। कहने का मतलब कि जिसमें भी मास होता है उससे कोई पार्टिकल टकरा के अपने डायरेक्शन को बदल सकता है।
और एक एटम में मास किसमें होता है, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, प्रोटॉन में मास होता है और न्यूट्रॉन में मास होता है। इलेक्ट्रॉन मासलेस एज्यूम किया जाता है। तो चूंकि मास किसमें होता है, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, और जिनमें मास होता है उसी से कोई पार्टिकल टकरा करके घूम सकता है। तो चूंकि जो पार्टिकल्स जो अल्फा रे टकरा के अपने रास्ते को बदल रहे थे वो किसकी तरफ, सेंटर की तरफ। इस बात से ये समझ में आया मिस्टर रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इस बात से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब कि एक एटम का जो टोटल मास है, एटम का जो टोटल मास है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो उसके सेंटर में होगा और उसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लियस। ये बात एक्सपेरिमेंट के आधार पे पता चला। नाउ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया, अब रदरफोर्ड ने इसके आधार पर क्या बताया, एटम के मॉडल के बारे में क्या बताया, ये आप समझिए। रदरफोर्ड ने सबसे पहली बात बताई एटम के बारे में कि एटम स्फेरिकल होता है। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल। दूसरी बात कि एटम का जो टोटल मास होता है वो उसके सेंटर में होता है। टोटल मास बोले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी एक एटम का टोटल मास यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो उसके सेंटर में होता है और सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। तीसरा बात कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना वो टोटल एटम की तुलना में निग्लिजिबल होता है, एकदम छोटा, एकदम डॉट लाइक, बहुत छोटा होता है, निग्लिजिबल मान के चला जा सकता है। यानी ये पूरे एटम की तुलना में ये जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम निग्लिजिबल माना जाएगा। चौथी बात कि एटम का लगभग भाग जो है, लगभग पार्ट जो है वो एम्प्टी होता है। और पांचवा बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाता है जिसको सेल या ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो 5 बातें बताई रदरफोर्ड ने, इसी को कहते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उम्मीद करते हैं कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार इन सभी बातों को फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोग एक बार अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। क्या इन 1911, आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं अपने कॉपी पर, मैं जो बोल रहा हूं ये आपका थ्योरी ही है, आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इन 1911 मिस्टर रदरफोर्ड took so many experiments by bombarding alpha rays on very thick foil of gold, platinum, etc. 0.004 ये थिकनेस है। तो by bombarding alpha ray on a very thick foil of gold, platinum, etc. and on the basis of his experiment he observed that most of the alpha rays passed straight on their path. Some alpha rays which passes near from the center are deflected from small angles, and one alpha ray about in 20,000 returned back on their path. On the basis of these experiments and observations, Mr. Rutherford was proposed that atom is spherical. The total mass of atom, that is proton and neutron, lies at the center, which is called nucleus. The volume of nucleus is negligible in respect of total volume of atom. Most of the part of atom is empty, and the electron revolves around the nucleus on a fixed circular path which is called cell or orbit.
अर्थात 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोने, प्लेटिनम, अन्य धातुओं के बहुत ही पतले पत्थर पर अल्फा किरणों से प्रहार कराया और अपने प्रयोगों के अवलोकन के आधार पर उन्होंने देखा कि मुख्य रूप से अधिकांशतः अल्फा किरण बिना किसी विचलन के अपने पथ पर सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा किरण जो केंद्र के नजदीक से जा रहे थे वो छोटे कोनों के द्वारा विचलित हो जाते हैं और 20,000 अल्फा किरण में कोई एक अल्फा किरण जो ठीक केंद्र से होकर गुजर रहा था वह अपने पथ पर लौट जाता है। इस अवलोकन के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की व्याख्या की और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार पहली बात, परमाणु गोलाकार होता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र पर स्थित होता है जिसे न्यूक्लियस यानी नाभिक कहते हैं। नाभिक का आयतन पूरे न्यूक्लियस के आयतन पूरे परमाणु के आयतन की अपेक्षा नगण्य होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा या सेल कहा जाता है। और ये सभी बातें रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि रदरफोर्ड ने यह जो एटॉमिक मॉडल दिया बिल्कुल सही दिया, एकदम सही, करेक्ट। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ दोष होता है। नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तो अगर सभी में दोष है तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी दोष है। क्या है ड्रॉबैक रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का, ये आप समझ लीजिए कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का दोष क्या है, ड्रॉबैक क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह समझना चाहिए कि रदरफोर्ड ने एटम में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताया। मिस्टर रदरफोर्ड वाज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो एक तो ड्रॉबैक ये हो गया। जो सबसे मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यदि कोई चार्ज पार्टिकल अपोजिट चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाए ना, तो पहला चक्कर जब लगेगा तो इसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा और ये अपोजिट चार्ज इसको अंदर की ओर खींच रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा अंदर आ जाएगा। सेकेंड राउंड में थोड़ा और अंदर, देन थोड़ा और अंदर, देन अंदर, देन अंदर, देन अंदर, देन अंदर, देन अंदर, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये चार्ज पार्टिकल इस प्लस में जाकर के मिल जाएगा, गिर जाएगा। अगर ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा न्यूक्लियस के, रदरफोर्ड से ऐसा पूछा गया कि बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, आपने कहा ठीक है मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस और न्यूक्लियस पे चार्ज है प्लस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अपने अपोजिट चार्ज के चारों ओर चक्कर लगाए तो इसका एनर्जी कमेगा, और अगर इसका एनर्जी कमेगा तो प्लस इसको अपनी ओर खींचने लगेगा। तो जैसे जैसे चक्कर लगाएगा, जैसे जैसे रिवॉल्व करेगा, ये माइनस जो है वो नजदीक आता जाएगा और एक दिन प्लस में जाके मिल जाएगा। यानी एक दिन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए।
यानी एटम समाप्त हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके मिल जाए, टूट जाए, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो अनस्टेबल था। ऐसा होता नहीं है, एटम तो स्टेबल होता है। कभी एटम टूटते हुए देखे हैं क्या? अगर एटम टूट जाता, अगर ये सही होता कि हाँ ऐसा होता है, तो क्या होता कि हम लोग घर पे अपना एक लोहा का गेट या ताला मार के जाते घर पे किसी शादी ब्याह में, छुट्टी में, और जब उधर आते थे आज तरीके गेट के अंदर चला गया। डेली 10 गो एटम टूट जाता, डेली 50 गो एटम टूट जाता, गेट गायब। आज और सारा हाथ साफ करके चल दिया कि वाह भैया बहुत सारा माल रखे हुए था भाई। लेकिन ऐसा होता नहीं है। गेट एक बार लगवा दो, पोता पर पोता तक चलता रहता है, क्योंकि एटम टूटता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है, ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और ये उनका ड्रॉबैक रह गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार तो गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, लेकिन क्यों नहीं गिरता है, ये बात रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं किए, और ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक रह गया। इट मींस दैट रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। पहली बात, एज पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, electrons should drop into the nucleus, and so that Rutherford's atomic model was unstable. And the second one is Mr. Rutherford was not explained the arrangement of electron in the shell or orbits. तो ये दो उनसे गलतियां रह गई। पहला गलती था, हिंदी वाले लोग समझ लीजिए, लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित दोष हैं। पहला, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, और यही कारण है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अस्थायी होता है। और दूसरा कि रदरफोर्ड ने कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को व्याख्या नहीं किया, इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्था की व्याख्या नहीं की। तो ये रदरफोर्ड का कुछ ड्रॉबैक्स था। अब आप लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे कि बात तो सर सही बोल रहे हैं, ऐसा तो होना चाहिए, काहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। इस बात को मिस्टर नील्स बोर ने आगे चल करके एक्सप्लेन किया था, और नील्स बोर ने अपना एक नया एटॉमिक मॉडल दिया था। तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। दूसरी बात, बोर साहब ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, कैसे एक्सप्लेन किया मिस्टर नील्स बोर ने। मिस्टर नील्स बोर ने एटम के बारे में क्या बताया, कब बताया, कैसे बताया, ये जानने के लिए पढ़ें अगला क्लास। तब तक के लिए ना रहें बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा इंतजार। समाप्त हुआ आज तक, इंतजार करिए कल तक। अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ रहा है, मैंने जो आपको पढ़ाया ये आपको अगर समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक एक करके सब कुछ आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ बात आपको समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि जितने अधिक से अधिक विद्यार्थी मुझसे पढ़ लें, उतना अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोर साहब ने एटम के बारे में क्या बताया, कब बताया, कैसे बताया और क्यों बताया।